फास्ट रिवीजन ट्रैक में अगला चैप्टर आ रहा है सैलरी। सैलरी चैप्टर सबको लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज या इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू रिवाइज, लेकिन जब आप मेरे साथ सैलरी करेंगे देन यू विल रियलाइज इट इज अ टॉपिक ओनली ऑफ 56 पॉइंट्स, यानी सिर्फ आपको 56 पॉइंट्स दिमाग में रखना है और आपका सैलरी टॉपिक आपका हो गया। यही 56 बातें, अब तक 56, तो यही 56 बातें अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सैलरी? तो सैलरी मीन्स एनी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज सर्विसेज। इंपॉर्टेंट यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है, हु इज एम्प्लॉयर, हु इज एम्प्लॉय। तो एनी पेयर who is having the power to control and supervise payee is known as employer. Any payer who is having the power to control and supervise payee is known as employer. Power to control and supervise means day to day control. Day to day control यदि किसी पेयर के पास है तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर, और ऐसे पेई को बोलेंगे एम्प्लॉई। यानी there must be master and servant relationship. मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप नहीं चलेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल है? तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इज अर्लियर। तो कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इट इज कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस सैलरी मिल गई तो वो भी टैक्सेबल है, और सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है तब भी वो टैक्सेबल है। कुछ सैलरीज के नाम लेते हैं और उनके टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं। सैलरी चैप्टर आगे ऐसे ही बढ़ेगा। इनके पहले 2-4 बातें और बता दूं जो आपको ऑलरेडी पता है कि इनकम टैक्स में सैलरी इंक्लूड्स वेजेज। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी करेंगे तब भी ये टैक्सेबल है, लेकिन वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर देंगे तो दिस इज एग्जैम्प्टेड। आपको वॉलंटरी सैलरी मिले तब भी ये टैक्सेबल है, लेकिन यदि आपका वॉलंटरी सर्विस है और उसमें आपको कोई सैलरी आप नहीं ले रहे हैं तो दैट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। हाई कोर्ट या जजेस, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी है। प्रोप्राइटर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी नहीं है। पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी है, वो सैलरी में नहीं आता। और एग्जामिनेशन कॉपी इवैल्यूएट करने के लिए टीचर्स को जो फीस मिलती है वो जनरली सैलरी नहीं है, परंतु वो टीचर यदि स्कूल का एम्प्लॉई है और उसी स्कूल की कॉपी चेक करने के लिए स्कूल वालों से कुछ फीस देते हैं तो फिर वो सैलरी है। रिटेनरशिप फी सैलरी नहीं है। इन छोटी छोटी बातों के बाद हम लोग आ जाते हैं टॉपिक में। टॉपिक का नाम है सैलरी तेरे कितने नाम। हर नाम के साथ एक ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ है, आपको बस वो नाम सुनते जाना है, उनका ट्रीटमेंट देखते जाना है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी करते समय पे स्केल का भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज पे स्केल? इट इज अ प्री डिटरमाइंड इंक्रीमेंट शेड्यूल। तो सपोज आपकी कोई बेसिक सैलरी बोले कि भैया ये 10,000 है, फिर 2,000 ऐसे कुछ डिजाइन बना दिया, फिर बोला 14,000 है, फिर ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया 6,000 लिख के, फिर ऐसे बोलते 34,000 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी होगी 10,000। अब हर साल आपकी सैलरी में 2,000 का इजाफा होगा। ये इजाफा चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 14,000 नहीं हो जाए। 14,000 जब आपकी सैलरी पहुंच जाएगी देन द इंक्रीमेंट विल बी 6,000 पर मंथ एंड देयर आफ्टर ये इंक्रीमेंट एवरी ईयर चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 34,000 ना हो जाए। यानी पहले साल आपकी सैलरी 10, अगले साल सैलरी 12, उसके अगले साल सैलरी 14, उसके बाद आपकी सैलरी 20, 26 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये 44 कर लो तब जस्टिफाइड हो जाएगा। आगे बढ़े। डियरनेस अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस को डियरनेस पे भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलावेंस भी कहते हैं, इन्फ्लेशन अलावेंस भी कहते हैं, एंड ऑल दीज आर फुल्ली टैक्सेबल। It does not make any difference whether DA forms a part of retirement benefit or not.
In both the cases, DA itself is fully taxable. Next, fees fully taxable. Commission, चाहे कमीशन ऑन टर्नओवर हो या कमीशन ऑन प्रॉफिट हो या कमीशन फिक्स हो, whatever, all commission are fully taxable. बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल, बट देर इज अ डिफरेंस. यदि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस है तो दैट इज टैक्सेबल एज बोनस, और यदि आपकी वॉलंटरी बोनस है तो दैट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट. यानी फॉर्मेटिंग में अंतर आएगा. कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस ऊपर में आएगा बोनस टाइटल के नीचे, और वॉलंटरी बोनस नीचे आएगा परक्विजिट के साथ, लेकिन होगा दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल. अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों फुल्ली ही टैक्सेबल है तो फिर ऊपर नीचे लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा. फर्क ये पड़ जाएगा कि जब RFA निकालते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, 15% ऑफ सैलरी, तो आपको अच्छे से पता है कि वहां पे सैलरी मतलब ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट. तो वहां परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वहां पे वॉलंटरी बोनस इंक्लूड नहीं होता. इसलिए बोनस यदि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो आपको ऊपर लिखना चाहिए बोनस, और वॉलंटरी बोनस है तो नीचे लिखना चाहिए परक्विजिट के टाइटल के नीचे. उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट में. रिटायरमेंट बेनिफिट में नंबर 1 आ रहा है ग्रेच्युटी, जो कि सेक्शन 1010 में डील कर रहा है. ग्रेच्युटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, तो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल. ग्रेच्युटी ऑन डेथ, दैट इज नॉट टैक्सेबल. एंड ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट वाली ग्रेच्युटी अपने करने जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में जो ग्रेच्युटी मिलती है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है. डेथ में जो ग्रेच्युटी मिलती है वो तो पूरी एग्जाम्प्टेड है. रिटायरमेंट की ग्रेच्युटी को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में रिटायरमेंट वाली ग्रेच्युटी एग्जाम्प्टेड है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर 2 डिवीजन है, वेदर यू आर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और यू आर नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. If you are covered by payment of gratuity act, then minimum of the 3 is exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh and 15 by 26 into completed year of service into salary per month. यहाँ पे completed year of service में कोई भी fraction in excess of 6 month shall be taken as 1 year, और यहाँ पे salary मतलब basic plus DA last drawn. If you are seasonal establishment employee, then 15 by 26 की जगह 7 by 26 लेना, और यदि आप डेली रेटेड एम्प्लॉय हो तो लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह लास्ट 3 months एवरेज सैलरी लेना, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम. If you are not covered by payment of gratuity act, then minimum of the 3 shall be exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh, but to be noted ये 20 lakh आपका लाइफ टाइम कोटा है. यदि आपने पहले कोई डिडक्शंस ले रखा है इस सेक्शन में तो फिर उतना आपका वहां पे माइनस हो जाएगा. सपोज आप पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पे आपको ग्रेच्युटी मिली थी और वहां पे आपने 3 लाख का एग्जम्पशन क्लेम किया था, तो अब सेकेंड टाइम जब आपको ग्रेच्युटी मिलेगी तो स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख नहीं रहेगा, क्योंकि 3 लाख का एग्जम्पशन आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक बार क्लेम कर चुके हो. तब आपका स्टैट्यूटरी अमाउंट हो जाएगा 20 लाख माइनस अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड यानी 3 लाख, यानी आपका स्टैट्यूटरी अमाउंट हो जाएगा 17 लाख. नंबर 3 है हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी. हाफ की जगह हाफ. कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे इग्नोर करता है सारे फ्रैक्शन, यानी यदि आप 22 साल 11 महीने काम किए तब भी हम 22 साल ही कंसिडर करेंगे. और यहाँ पे एवरेज सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 3 months, basic plus DA forming a part of retirement benefit plus commission on turnover being last 10 months average preceding the month of retirement. यही सारी बातें यहाँ पे दी हुई है. ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल. ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय is fully exempted. Gratuity received at the time of termination of service by non-government employee who is covered by payment of gratuity act, then minimum of the 3 is exempted. Actual gratuity 20 lakh 15 by 26 into completed year of service into salary per month. Salary यहाँ पे मतलब basic plus DA last drawn. यहाँ पे सीजनल एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको बता दी. Gratuity received at the time of termination of service by non-government employee not covered under the PODA मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, देन मिनिमम ऑफ द 3 shall be exempted. Actual gratuity 20 lakh minus earlier deductions claimed and half into completed year of service into average salary per month. सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 months एवरेज प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट.
ग्रेच्युटी रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगला टॉपिक आता है लीव इनकैशमेंट, सेक्शन है 10(10)AA। लीव इनकैशमेंट यदि आपको मिलता है तो वैसे ही हमने भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लीव इनकैशमेंट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज fully taxable. Leave encashment on death of the employee is fully exempted. Leave encashment on retirement, we divide the same in 2 parts. Government employee, non-government employee. Government employee के हाथ में ये पूरा exempted है. Non-government employee के हाथ में minimum of 4 shall be exempted. Actual leave encashment, statutory amount 3 lakh minus earlier deductions claimed. 10 month into average salary, 1 month maximum for completed year of service minus leave availed into average salary. यही बातें यहां पे दी हुई है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहां पे मतलब ऑल फ्रैक्शन शैल बी इग्नोर्ड, और एवरेज सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या ऐसे बोलिए प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल. Leave encashment on retirement by government employees fully exempted. Leave encashment by a non-government employee shall be exempted to the minimum of following under section 10(10)AA. Actual leave salary 3 lakh minus earlier deductions claimed, 10 month into average salary, 1 month completed year of service minus leave actually availed into average salary per month. ये 1 मंथ जो है ना, ये 1 मंथ मैक्सिमम है। यदि आपके बॉस आपको हाफ मंथ की लीव देता है तो यहां पे हम लोग हाफ मंथ ही लेंगे, ये मैक्सिमम है। सैलरी यहां पे मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट। ग्रेच्युटी में था प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। लीव सैलरी पेड टू लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। अगला टॉपिक आ जाता है पेंशन। पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)A। पेंशन अंडर सेक्शन 10(10)A, इस टॉपिक को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Commuted pension divided in 2 parts, whether you are government employee or non-government employee. In case of government employee, it is fully exempted. भाई हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो जवाई राजा है, उसका तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड हो जाता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में 2 डिवीजन आते हैं। इफ यू आर रिसीविंग ग्रेच्युटी तो अलग ट्रीटमेंट है, इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी तो अलग बात है। इफ यू आर रिसीविंग ग्रेच्युटी देन 1/3 of the total pension fund is exempted, and if you are not receiving gratuity then half of total pension fund is exempted. एम्प्लॉय के डेथ के बाद यदि एम्प्लॉय की फैमिली को पेंशन मिलती है तो उसको हम लोग फैमिली पेंशन बोलते हैं, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है 1/3 of the pension of 15,000 per month which average lower. यही बात यहां दी हुई है पेंशन 10(10)A। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल in hands of all employee, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। Commuted received by government employee is fully exempted. Commuted received by employee who is receiving gratuity, then 1/3 of total pension is exempted. Commuted pension received by a person who is not receiving gratuity, half of total pension fund is exempted. Voluntary retirement compensation section है 10(10)C. 10(10)C. वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन यदि आपको मिलता है तो मिनिमम ऑफ द 2 इज एग्जाम्प्टेड, एक्चुअल वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन एंड ₹5 लाख। इन दोनों में से जो लोअर है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, एक्चुअल वीआरसी और 5 लाख, लेकिन ये सबसे टेक्निकल है क्योंकि 10(10)C का डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, और वो कंडीशन है कि द एम्प्लॉयर मस्ट बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर मस्ट बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एंड गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मस्ट बी फुलफिल्ड। अब गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो गाइडलाइंस ऑफ सीबीडीटी है नंबर 1, द स्कीम मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्कर, द रिटायर्ड एम्प्लॉय इज नॉट अपॉइंटेड इन सिस्टर कंसर्न, वैकेंसी कॉज कैन नॉट बी फिल्ड अप एंड द कॉम्पेंसेशन कैन नॉट एक्सीड 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और रिमेनिंग टेन्योर सैलरी विच एवर इज लोअर।
यही बातें यहाँ पे आपको दी हुई है। यदि आप सीबीडीटी की गाइडलाइंस फुलफिल कर दे और आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर है, तब तो आपको 1010C का डिडक्शंस मिल जाएगा, अदरवाइज 1010C की छूट आपके लिए नहीं है। इन दैट केस VRC shall be fully taxable. Compensation received at the time of VRC, voluntary retirement, shall be exempted to the minimum of following: actual VRC of 5 lakh. Subject to following condition: employer must be specified employer, not received by individual HF or firm employer, इसमें AOP BOI भी जोड़ लीजिए, और voluntary retirement scheme must be guidelines must be fulfilled. और guidelines मैंने अभी अभी आपको बताया। गाइडलाइंस के 5 पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। एन्यूटी यदि आपको कोई मिलता है तो भैया एन्यूटी इज फुल्ली टैक्सेबल, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड इज टैक्सेबल एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट करने के बाद आप धुआंधार टॉपिक में आ जाओ। टॉपिक का नाम है अलाउंसेज। भैया देखो, अभी तक सिर्फ हमें 15 मिनट हुए हैं और अभी हम रिटायरमेंट बेनिफिट पार कर चुके हैं। आने वाले 5-7 मिनट में हम लोग अलाउंसेज भी पार कर लेंगे। 15वें नंबर पॉइंट में है और 55 नंबर पॉइंट तक चलना है। चल के तुझे मैं लेके चलूं। हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंसेज में देखो भैया, अलाउंसेज को हम लोग बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कुछ मेन अलावेंस, और इसमें मैंने सिर्फ 3 अलावेंस को मेन रखा है। एक हाउस रेंट अलावेंस, एक डियरनेस अलावेंस, एक एंटरटेनमेंट अलावेंस। इनको मैंने 8 सेगमेंट दिया है। फिर 8 सेगमेंट है 10-14-1। इन 10-14-1 में 6 अलावेंसेज है और 6 के 6 अलावेंसेज का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। ट्रीटमेंट ये है कि जितना इस पर्पज में खर्च करोगे उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये 6 अलावेंस है: डेली अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस एंड असिस्टेंस अलावेंस। इन 6 अलावेंसेज में जितना खर्च करोगे उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक सेगमेंट है 10-14-2। इसमें मैंने 7 अलावेंसेज को रखा है और इन 7 अलावेंसेज का ट्रीटमेंट एक जैसा है कि आपने कितना खर्च किया इससे कोई मतलब नहीं है। जितना हम स्टैट्यूटरी अमाउंट बता रहे हैं उतने का ही डिडक्शंस मिलेगा। और ये 7 अलावेंस है: चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, जिसमें 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन की छूट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन की छूट है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस के लिए अलावेंस दिया जाता है जर्नी के लिए, और ये सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ही मिलता है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को यदि ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल रहा है तो 3200 रुपए पर मंथ तक की छूट है। उसके बाद है ट्रक ड्राइवर अलावेंस, जिसमें 70% ऑफ अलावेंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर की छूट है। उसके बाद बॉर्डर एरिया अलावेंस, जिसमें 1300 रुपए पर मंथ, हिली एरिया अलावेंस जिसमें 800 पर मंथ, और ट्राइबल एरिया अलावेंस जिसमें 200 पर मंथ की छूट है। तो ये वे 3 सेगमेंट। पहला हुआ जनरल, जिसमें मैंने 3 को नाम डाला है: डीए, एंटरटेनमेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस। दूसरा 10-14-1, 6 अलावेंस, जितना खर्च करो उतना एग्जाम्प्टेड। फिर 10-14-2, जो 7 अलावेंस, जितना हम बता रहे उतना एग्जाम्प्टेड, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं है। एक है फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलावेंस। तो भैया फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलावेंस कुछ है ही नहीं। ये खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके हाथ में सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में सारे अलावेंस एंड सारे परक्विजिट एग्जाम्प्ट है। फिर से बोलता हूँ, if you are a government employee, you are a citizen of India and you are working outside India, then all allowance and all perquisite are exempted in hands of employee under section 10 subsection 7. इसके बाद है टैक्सेबल अलावेंस। अब इसके अलावा कोई भी अलावेंस का नाम आपके सामने आ जाए ना दोस्तों, बस ट्रीटमेंट एक ही पकड़ना: फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। आओ एक बार इसको अपने इसमें रीड आउट कर लेते हैं। हाउस रेंट अलावेंस, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड: एक्चुअल HRA 50% और 40% ऑफ सैलरी। ये 10-13 है, इसका सेक्शन है। हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं 13 आसियाना। सारे सेक्शंस के कोडिंग्स है मेरे पास, लेकिन सारी कोडिंग सुनाने की यार फुर्सत नहीं बनती, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस का एक बार बता दिए। 10-13 है तो 10-13 है मतलब 13 और आशियाना। हाँ, तो हाउस रेंट अलावेंस है भी वही। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-13 है: नंबर 1 एक्चुअल अलावेंस, नंबर 2 15% और 40%, 50% और 40% ऑफ सैलरी। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हो, कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, तो भैया 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। एंड तीसरा है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन ऑन टर्नओवर।
और जब जब आपको एचआरए मिला है तब तब का सैलरी लेने का है। एम्प्लॉय कहाँ रेंट दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यदि एम्प्लॉय रेंट दे रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी की प्रॉपर्टी के लिए तो 50%, और एम्प्लॉय यदि रेंट दे रहा है नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए तो 40%। एचआरए में ही इसका डिडक्शन छुपा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो HRA, ए मतलब एक्चुअल अलावेंस, आर मतलब रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड एच मतलब हाफ ऑफ सैलरी यानी 50% ऑफ सैलरी। तो याद तो ही जाता है। पॉइंट नंबर 16 में हम लोग आ जाए, इंटरटेनमेंट अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेक्शन 16 क्लॉज 2 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और 16(2) बोल रहा है कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस ₹5,000 पर एनम एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इनमें से जो लोएस्ट है उसको सेक्शन 16(2) में इंटरटेनमेंट अलावेंस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शंस मिल जाता है। अगली बात करें, डियरनेस अलावेंस अपने पहले बोल चुके हैं, डीए इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। 1014(1) में 6 अलावेंसेस के नाम है, ट्रेवल अलावेंस, ट्रांसफर अलावेंस, ट्रेवल और ट्रांसफर अलावेंस ही किया, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, ऐसे समझो, ट्रेवल और ट्रांसफर अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, असिस्टेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस एक ही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस एंड यूनिफॉर्म अलावेंस। तो इन 6 अलावेंसेज में जितना आप खर्च करेंगे उतना एग्जम्प्टेड है। फिर 1014(2) के 7 अलावेंसेज एक एक करके बता रहा हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड, ₹100 per month per child to the maximum of 2 children, or actual amount with received whichever is lower. Children hostel allowance 1014(2) minimum of the following is exempted, ₹300 per month per child to the maximum of 2 children, or actual amount received whichever is lower. ट्रक ड्राइवर अलावेंस 1014(2), सब 1014(2) ही चल रहा है। 1014(2) में 7 अलावेंसेज है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड, 70% ऑफ द अलावेंस और 10,000 whichever is lower, मिनिमम बोला वही है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस टू बी नोटेड, ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को सिर्फ मिलता है, 1014(2) ही सेक्शन है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड, एक्चुअल अमाउंट और ₹3200 पर मंथ whichever is lower। और इसके अलावा ये 4 के अलावा बॉर्डर एरिया अलावेंस 1300, ट्राइबल एरिया अलावेंस 200, हिली एरिया अलावेंस 800। बॉर्डर का 13 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ध्यान दो। ये देखो, ये तुम्हें बी नजर आ रहा है कि 13 नजर आ रहा है, यू नीड टू चेक। ये जो बी है ये तुम्हें बी नजर आ रहा है कि 13 नजर आ रहा है, चेक। तो यदि 13 नजर आ रहा है तो ₹1300 याद हो जाए। हिली एरिया अलावेंस में होता है क्या, एक पहाड़, उसके ऊपर पहाड़, फिर बाजू में पहाड़, फिर बाजू में पहाड़। हिली एरिया में क्या होता है, एक पहाड़, उसके ऊपर पहाड़, बाजू में पहाड़, बाजू में पहाड़। तो भैया ये हिली एरिया अलावेंस 800 हो गया, एंड T फॉर ट्राइबल एंड T फॉर 200। ऐसे सारे सैलरी चैप्टर का हमारे कोडिंग से भरपूर है, लेकिन कुछ कोडिंग्स बड़ी हो जाती है, उसको एक्सप्लेन करने से चीजें तो याद हो जाती है, लेकिन अभी उसका समय नहीं बैठेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। ये मैंने बता दिया, अलावेंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। तो 10(7) में उसके सारे अलावेंस एंड सारी परक्विजिट एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ऑल अलावेंस एंड ऑल परक्विजिट शैल बी एग्जम्प्टेड, इवन डियरनेस अलावेंस भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, और कोई भी अलावेंस है देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अलावेंस का अमाउंट यदि आप ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर देंगे तो फिर जितना अमाउंट आपने ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर दिया उतना तो एग्जम्प्ट हो ही जाएगा। अमाउंट ऑफ अलावेंस विच इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज then that particular amount shall be exempted। अब हम लोग आ गए परक्विजिट में। बच्चे सोचते हैं परक्विजिट बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, अभी तक सिर्फ 24 मिनट हुए हैं, हम लोग परक्विजिट में आ गए हैं, ठीक है। सैलरी यदि मैं आपका 45 मिनट या 1 घंटे में करा दूं ना तो इट्स अ बिग डील। परक्विजिट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एग्जम्प्टेड परक्विजिट। आप सबको पता है अलावेंस और परक्विजिट में बेसिक डिफरेंस, अलावेंस जनरली कैश में मिलता है और परक्विजिट जनरली आपको कैन में मिलती है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अलावेंस हमेशा आपको कैश में मिलता है और परक्विजिट जनरली आपको कैंड में मिलती है। तो परक्विजिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस्ट नीड से, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी के नाम पे यदि आपको ऑफिस में फ्री रिफ्रेशमेंट मिले तो दैट रिफ्रेशमेंट इज एग्जम्प्टेड। परंतु ध्यान रखिएगा दारू रिफ्रेशमेंट में मिले, दारू पौवा यदि आपको रिफ्रेशमेंट में मिले तो फिर दारू इज नॉट एग्जम्प्टेड। तो फ्री रिफ्रेशमेंट इज एग्जम्प्टेड एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक रिफ्रेशमेंट।
Free meal up to ₹50 per meal is exempted. Free meal through non-transferable coupon, to be noted, non-transferable coupon के थ्रू किसी बाहर के रेस्टोरेंट में, किसी ईटिंग जॉइंट्स में आपको खाना दे रहा है आपका बॉस थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल कूपन, तो अप टू ₹50 पर मील इज एग्जाम्प्टेड. यदि ₹70 का खाना है तो ₹50 एग्जाम्प्टेड, ₹20 टैक्सेबल. किसी लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि 50 से ऊपर का मील मिले तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, परंतु मैं पर्टिकुलरली यही मानता हूं और हमारा इंस्टीट्यूट भी इसको मान्यता देता है कि ₹70 का यदि आपको खाना मिल रहा है तो ₹50 तक एग्जाम्प्टेड है, ₹20 टैक्सेबल है. रोटी हो गई. अब आओ कपड़े में आते हैं. फ्री यूनिफॉर्म इज एग्जाम्प्टेड. अब आओ मकान में आते हैं. तो भैया मकान फैसिलिटी इज टैक्सेबल, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस इज एग्जाम्प्टेड एंड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन टू ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जाम्प्टेड. ये दोनों कोई खास वाइटल नहीं है, लेकिन ठीक है, रोटी कपड़ा मकान अपने सेट बंदी. आगे बढ़े. पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी यदि आपको कंपनी दे रही है तो दैट इज एग्जाम्प्टेड. यदि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ले आने के लिए आपको कन्वेंस फैसिलिटी दिया जा रहा है तो दैट इज एग्जाम्प्टेड. कन्वेंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस भी एग्जाम्प्टेड, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कार फैसिलिटी दी जा रही है तो दैट इज एग्जाम्प्टेड पर प्रोजेक्ट. एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे जो खर्चा हो दैट इज एग्जाम्प्टेड. और एम्प्लॉय के बच्चे की पढ़ाई पे यदि एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट कर रहा है तो ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जाम्प्टेड. और टू बी नोटेड, यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो लालू एम्प्लॉय के यदि 7 एम्प्लॉयज, लालू एम्प्लॉय का नाम है लालू और उससे 7 टाबरे हैं, 7 टाबरों की पढ़ाई एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और हर बच्चे की पढ़ाई पे ₹900 पर मंथ का खर्चा है, तो सब 900 × 7 6300 6300 पर मंथ इज एग्जाम्प्टेड. बट इस रिगार्ड में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है डीपीएस स्कूल के लिए, जिसमें डिसीजन लिया गया कि यदि ₹1000 से ऊपर का एजुकेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है तो दैट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल. यानी चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी अप टू 1000 है तो एग्जाम्प्टेड है, और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी यदि ₹1100 की है तो फिर फुल्ली टैक्सेबल. तो फिर ₹100 नहीं, फिर फुल्ली टैक्सेबल है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. और ये बात तो अपने 10(7) की पहले ही कर चुके हैं कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, तो आपके सारे अलावेंस एंड सारे परक्विजिट एग्जाम्प्टेड है. नेक्स्ट, टेलीफोन फैसिलिटी इज एग्जाम्प्टेड. टेलीफोन फैसिलिटी इज एग्जाम्प्टेड. नेक्स्ट, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया जाए तो दैट फैसिलिटी इज एग्जाम्प्टेड. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आपको एम्प्लॉयर देता है तो दैट इज एग्जाम्प्टेड, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए देता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. MIP इज एग्जाम्प्टेड, LIP इज टैक्सेबल. ठीक है, अब हम लोग आ जाए टैक्सेबल परक्विजिट में, और टैक्सेबल परक्विजिट में सबसे पहले आती है रेंट फ्री एकोमोडेशन. रेंट फ्री एकोमोडेशन जैसा मैंने बताया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिले तो वो एग्जाम्प्टेड है, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट को मिले तो भी एग्जाम्प्टेड है. इन दोनों को छोड़ के और किसी को मिले तो टैक्सेबल है. तो यदि रेंट फ्री एकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो लाइसेंस फी शैल बी टैक्सेबल. ये लाइसेंस फी क्या होता है? ये लाइसेंस फी पहली बात एकेडमिकली आपको एग्जाम में दिया रहेगा, पेपर में दिया रहेगा, और नॉन एकेडमिक और प्रैक्टिकली आपके जो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है एम्प्लॉय के साथ, उस एग्रीमेंट में दिया रहेगा कि इस रेंट फ्री एकोमोडेशन का लाइसेंस फी हम लोग क्या मानेंगे. जितना भी लाइसेंस फी उस एग्रीमेंट में दिया हो दैट शैल बी टैक्सेबल. नेक्स्ट, रेंट फ्री एकोमोडेशन यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है. यदि हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है देन 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर शैल बी टैक्सेबल. 15% of salary or rent paid by employer whichever is lower shall be taxable. लेकिन यदि house owned by employer है, in that case 7.5% of salary या 10% of salary या 15% of salary will be taxable depending upon the population of the city in which house is located. तो यदि जिस सिटी में वो हाउस है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल. यदि सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा 25 लाख तक है
तो 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल, और सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल। इंडिया में भैया गली गली में 25 लाख लोग रहते हैं, तो भैया कुछ नहीं बोले तो आप यही मान लेना कि 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन और 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल कर देना। लेकिन सब में यदि बोल दिया जाए कि सिटी की पॉपुलेशन इतनी है एंड द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 7.5%, 10% या 15% कौन सा करना है, डिपेंडिंग पॉपुलेशन कितनी है। 10 लाख तक है कि 10 से 25 है कि 25 लाख से ऊपर है। यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग पीएफ, परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। पीएफ, परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट को छोड़ के आपको जो भी सैलरी मिल रही है सब आपको यहाँ पे कंसिडर करना है टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। जब जब आरएफए मिला तब तब टैक्सेबल नहीं होगा, जब जब आरएफए अलॉट हुआ तब तब टैक्सेबल नहीं होगा, जब जब आरएफए ऑक्यूपाई किया तब तब टैक्सेबल होगा, जब जब आरएफए ऑक्यूपाई किया तब तब टैक्सेबल होगा। यानी बॉस ने आपको घर दिया 1 जुलाई को, लेकिन आपने घर पे गृह प्रवेश किया 1 सितंबर से, तो भैया सितंबर से मार्च तक की सैलरी टैक्सेबल होगी। सितंबर से मार्च तक की जो सैलरी है ना उसका 15% विल बी टैक्सेबल। यदि घर के साथ आपको बॉस फर्नीचर भी दे दे तो उसका नाम हो जाएगा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। ऐसे में रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि जैसे आरएफए निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे। आरएफए निकालने के बाद फर्नीचर के लिए 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन यदि फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी एडेड। इस रिगार्ड में आप ध्यान रखिएगा, फर्नीचर इंक्लूड्स हाउस होल्ड अप्लायंसेज, यानी घर की टीवी, एसी मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, ये सब के सब फर्नीचर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो बॉस यदि आपके घर के बर्तन भी भिजवा दे ना, बॉस है कुछ भी भिजवा सकता है, तो बॉस ने यदि आपको घर के बर्तन भी भिजवा दिए तो भैया वो भी फर्नीचर की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज फर्नीचर इंक्लूड्स ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज। नेक्स्ट आगे बढ़े, कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। यदि आपको कंपनी रेंट फ्री एकोमोडेशन ना देके एकोमोडेशन देती है और आपसे उसके लिए नॉमिनल चार्जेस लेती है तो दैट इज कॉल्ड कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। यानी आपको एक 3 रूम का फ्लैट दे दिया गया और बदले में आपसे लिया जा रहा है 2000 रुपए पर, तो भैया ये तो ऑलमोस्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन की तरह ही है। लेकिन सिंस आप 2000 रुपया दे रहे हो इसलिए हमने इसको नया नाम दे दिया कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। और इसका ट्रीटमेंट होगा कि पहले आप आरएफए की तरह इसको वैल्यू करिए और उसमें से जितना भी एम्प्लॉई रेंट दे रहा है, आई रिपीट, जितना भी एम्प्लॉई रेंट दे रहा है उतना माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया होटल एकोमोडेशन। यदि आपको बॉस होटल में ही घर बना के दे दे, तो यदि होटल एकोमोडेशन दिया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा 15 दिन तक के लिए होटल एकोमोडेशन इज नॉन टैक्सेबल। 15 दिन के बाद भी यदि आपको होटल एकोमोडेशन दिया जा रहा है तो मिनिमम ऑफ द टू शैल बी टैक्सेबल। नंबर 1 24% ऑफ सैलरी और दूसरा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। तो 15% ऑफ सैलरी की जगह हो जाएगा 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। यहाँ पे भी सैलरी मतलब सेम, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, पीएफ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी बॉस यदि आपको देता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट फैसिलिटी बॉस आपको देता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। गार्डनर फैसिलिटी यदि आपको बॉस देता है तो भैया गार्डनर फैसिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। हाउएवर इफ द गार्डनर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विथ रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड रेंट फ्री एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन गार्डनर फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड। वापस रिपीट करता हूं, मैं दूसरी भाषा में रिपीट करता हूं, वो भाषा तुम्हें ज्यादा पसंद आएगी। मैं बस गार्डनर फैसिलिटी को जीएफ बोल देता हूं, तो ध्यान रखिएगा गार्डनर फैसिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होगा। गार्डनर फैसिलिटी यानी जीएफ शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। हाउएवर इफ जीएफ इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विथ आरएफए, देन आरएफए इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन जीएफ शैल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। वापस से बोलूं, यदि जीएफ यदि आपको बॉस देता है तो जीएफ शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। हाउएवर इफ द जीएफ इज प्रोवाइडेड with accommodation, then if the house is owned by employer, then gardener facility is non taxable। भैया जीएफ मतलब गार्डनर फैसिलिटी, प्लीज। हाँ,
हंसो मत, काम करो। अगले परक्विजिट में आते हैं। अगली परक्विजिट का नाम है मोटर कार फैसिलिटी। तो यदि कार फैसिलिटी बॉस आपको दे रहा है तो डिपेंड करता है कि कार में बॉस सिर्फ कार फैसिलिटी दिया है कि मेंटेनेंस फैसिलिटी भी दिया है। मतलब कार का पेट्रोल का खर्चा कौन उठा रहा है भैया। तो यदि कार फैसिलिटी बॉस ने दिया है एंड द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस इट इज नॉन टैक्सेबल। सॉरी, इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जो भी मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन है विल बी फुल्ली टैक्सेबल। यदि इफ इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस देन इट इज नॉन टैक्सेबल, एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस देन 1800 या 2400 पर मंथ विल बी टैक्सेबल. If car facility is provided by the employer but car is maintained by employee, पर्सनल पर्पज में आया तो मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय खुद कर रहा है, कार का सिर्फ डेप्रिसिएशन विल बी टैक्सेबल. लेकिन कार यदि दोनों काम में यूज हो रहा है, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, देन 900 पर मंथ और 600 पर मंथ विल बी टैक्सेबल. अब कब 2400 लेंगे, कब 1800 लेंगे, कब 900 लेंगे, कब 600 लेंगे? तो भैया देखो, हायर कैपेसिटी कार हुई तो 2400 लेंगे और लोअर कैपेसिटी कार हुई तो 1800 लेंगे. अब ये हायर कैपेसिटी क्या होती है? यदि कार का इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 16 हॉर्स पावर से ज्यादा है, 1600 सीसी से ज्यादा है, तो भैया हम लोग इसको बोलेंगे हाई कैपेसिटी कार. उस केस में हम लोग 2400 या 900 लेंगे. और यदि 16 हॉर्स पावर तक है तो हम लोग लेंगे 1800 या 600. आगे बढ़ते जाए. सबको याद कराने का ट्रिक है, परंतु समय की कमी. कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर. यदि बॉस ने गाड़ी नहीं दिया, गाड़ी मेरा अपना है, बॉस सिर्फ मेंटेनेंस दे रहा है. इफ इट द कार इज फुल्ली यूज फॉर पर्सनल पर्पस देन मेंटेनेंस विल बी टैक्सेबल. एंड इफ द कार इज यूज फॉर बोथ पर्पस देन जितना भी मेंटेनेंस बॉस दे रहा है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 या 2400 पर मंथ विल बी सब्ट्रैक्टेड. 1800 या 2400 पर मंथ विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी टैक्सेबल. इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, ये 1800-2400 से ज्यादा का भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो यदि आप कार की लॉगबुक मेंटेन करो और एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट ले लो कि कितना परसेंटेज ऑफ कार इज यूज बाय एम्प्लॉय फॉर ऑफिस पर्पज. तो जितना परसेंटेज ऑफिस पर्पज में यूज हो रहा है उतना परसेंटेज माइनस हो जाएगा एंड द रेस्ट विल बी टैक्सेबल. सपोज कार 70% यूज फॉर ऑफिस पर्पज, तो फिर जितना भी बॉस मेंटेनेंस दे रहा है उसमें से 70% माइनस हो जाएगा एंड द रिमेनिंग शैल बी टैक्सेबल. लेकिन यदि लॉगबुक ऑफ द कार मेंटेन नहीं है, एम्प्लॉय ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो फिर 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ विल बी सब्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कार. कार के साथ यदि बॉस आपको शॉफर फैसिलिटी भी दे रहा है, ड्राइवर फैसिलिटी भी दे रहा है, तो फिर इफ द ड्राइवर इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. और इफ द ड्राइवर इज यूज फॉर बोथ पर्पस, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस, देन ड्राइवर के लिए सिर्फ 900 रुपए पर मंथ विल बी टैक्सेबल. सिर्फ 900 रुपए पर. अभी तक 6:38 मिनट्स हुए हैं और परक्विजिट भी हाफ होने आ गया है. वी आर ऑन ट्रैक. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. इतना फास्ट में समझना और रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आपको एक प्राइज मिलेगा. सैलरी के अंत पे मैं आपको एक सैलरी के परक्विजिट से रिलेटेड गाना सुना दूंगा जिससे आपकी पूरी परक्विजिट आपके हाथ में आ जाएगी. तो लगे रहो दोस्तों. अगला पॉइंट है इंटरेस्ट फ्री लोन. तो यदि कंपनी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती है ना, तो 20,000 रुपए तक का ये इंटरेस्ट फ्री लोन फुल्ली एग्जैम्प्टेड है. लेकिन यदि लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा हो जाए तो फिर पूरे लोन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना इंटरेस्ट आना चाहिए उतना विल बी टैक्सेबल. इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि यदि बॉस ने आपको लोन दिया है मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द मंथ में, तो मंथ एंड बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. और यदि आपको लोन किसी स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मिला है, लाइक कैंसर, लाइक एड्स, तो फिर जितना भी आपको लोन मिला उस पर कोई इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा. लेकिन यदि वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आपको मेडिक्लेम मिल गया तो फिर लॉ बोलता है देन द लोन अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ मेडिक्लेम अमाउंट विल बी टैक्सेबल लोन और फिर उसका इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल. एक बार ये सारी बातें यहां पे भी पढ़ते हैं. परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एज पर द SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एक्सीड्स 20,000. However, any interest paid by the employee to the employer shall be reduced from the amount of perquisite. Interest will be charged on month-end balance
loan taken for treatment of a specified disease like CA, like cancer, AIDS, shall be exempted. But if the mediclaim received for such disease, then loan amount up to the mediclaim amount shall be taxable. तो सपोज बॉस ने आपको एक साथ के दिन 50 लाख का लोन दिया क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट कराना था, बहुत महंगा इलाज था, तो 50 लाख का लोन इज नॉन टैक्सेबल बिकॉज कैंसर के इलाज के लिए आपको लोन मिला है। लेकिन सपोज एक 12 के दिन आपको मेडिक्लेम मिल गया, कोई 12 लाख का मेडिक्लेम मिल गया, तो दिसंबर से 12 लाख का लोन विल बी टैक्सेबल। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए 12 लाख के लोन पे एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, परक्विजिट विल बी कंप्यूटेड। तो लोन अमाउंट और मेडिक्लेम अमाउंट विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल, उसमें इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। यदि आपको कंपनी हॉलीडे होम फैसिलिटी देती है तो उसकी जो भी नोशनल मार्केट वैल्यू है दैट शैल बी टैक्सेबल। यदि कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है तो जितना बॉस का खर्च लगा उस क्रेडिट कार्ड पे, आपके लिए जितना भी बॉस ने खर्च किया, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। यदि कंपनी आपको गिफ्ट देती है तो गिफ्ट इन कैश है तब तो फुल्ली टैक्सेबल, और गिफ्ट इन काइंड है तो 5000 तक का गिफ्ट इज एग्जम्प्टेड। 5000 तक का गिफ्ट एग्जम्प्टेड है, 5000 से ऊपर हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। टू बी नोटेड एग्रीगेट, यदि आपको, आपके रिलेटिव को भी गिफ्ट मिला, आपको भी गिफ्ट मिला, तो साल भर में यदि 5000 तक का गिफ्ट मिल रहा है सब मिला के तो एग्जम्प्टेड है, 5000 से ऊपर हुआ तो टैक्सेबल है। क्लब एक्सपेंडिचर, यदि बॉस आपको क्लब फैसिलिटी दे रहा है तो टू बी नोटेड यदि वो स्पोर्ट्स क्लब है या हेल्थ क्लब है तो दैट इज एग्जम्प्टेड। इसके अलावा और कोई क्लब फैसिलिटी है तो जितना बहुत सा खर्चा आपके लिए लगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कंपनी कॉर्पोरेट मेंबरशिप दे रही है तो कॉर्पोरेट मेंबरशिप में एंट्रेंस फी विल नॉट बी टैक्सेबल बट एनुअल सब्सक्रिप्शन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एंट्रेंस फी ऑफ द कॉर्पोरेट मेंबरशिप इज नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, यदि कोई मूवेबल एसेट कंपनी आपको यूज करने के लिए दे तो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल, मोबाइल यूज करने के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल। इसको छोड़ के और कोई मूवेबल एसेट यदि आपको यूज करने के लिए दे, कार को छोड़ के, क्योंकि कार तो सेपरेटली कर चुके हैं, देन 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी टैक्सेबल और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। यदि कंपनी अपनी एसेट आपको सस्ते में बेच दे तो दे विल बी यूज परक्विजिट। यदि कंपनी, यदि बॉस, यदि एम्प्लॉयर अपनी कार आपको अपनी 70 लाख की कार आपको 6 लाख में बेच दे तो भैया ग्रेट परक्विजिट हुई ना, तो दिस परक्विजिट विल बी टैक्सेबल। और उस रिगार्ड में हम लोग बोल रहे हैं द टैक्सेबल परक्विजिट शैल बी द रिटन डाउन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। Written down value minus sale value will be the taxable perquisite, and the written down value निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमारा अपना डेप्रिसिएशन रेट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार के लिए 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी डेटा प्रोसेसिंग आइटम के लिए 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और कार और डेटा प्रोसेसिंग आइटम को छोड़ के जो भी एसेट हो तो उसके लिए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग आइटम के लिए 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कंप्यूट करेंगे, कार के लिए भी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कंप्यूट करेंगे, और अदर आइटम के लिए 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से कंप्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय ध्यान रखिएगा पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। आई होप इसके ऊपर एग्जाम में सम्स भी बहुत आते हैं, होप ये सब आपको क्लियर है। और अब अपने आ जाए मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया एंड मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जम्प्टेड। तो बॉस के हॉस्पिटल में, बॉस के ऑफिस में यदि आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी यदि आपको गवर्नमेंट में दी जा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जा रही है, तो हे भगवान, इंडिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे क्या है, यदि कुछ है भी तो वो एग्जम्प्टेड है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज फॉर स्पेसिफाइड डिजीज लाइक सीए, लाइक कैंसर, एड्स एटसेट्रा इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड, स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड, बॉस के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड। इसके अलावा यदि आपको कोई और मेडिकल फैसिलिटी मिला तो दैट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। परंतु मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एग्जम्प्टेड एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज टैक्सेबल, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं।
अगली बात में आते हैं मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। भैया आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी तो तब मिलेगी ना जब आउटसाइड इंडिया पहुंचोगे। तो जब हम लोग बोलते हैं आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी, तो लिटरली ये 3 फैसिलिटी का कॉम्बो है। पहला आपका ट्रेवल, आपका स्टे और आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड अप टू द आरबीआई लिमिट, यानी जितना आरबीआई सैंक्शन करता है उतना एग्जाम्प्टेड है। आरबीआई कितना सैंक्शन करता है आपको सब में दिया रहेगा। कुछ नहीं दिया रहे तो मान लेना आरबीआई ने पूरा सैंक्शन कर दिया, इसलिए पूरा एग्जाम्प्टेड है। दूसरा स्टे फैसिलिटी। स्टे फैसिलिटी 8% और 1 केयर टेकर का, मतलब 8% के साथ 1 केयर टेकर का ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज एग्जाम्प्टेड। और ट्रीटमेंट नहीं भैया, पेशेंट के साथ केयर टेकर का भी ट्रीटमेंट कराओगे क्या? फिर से बोलता हूं, treatment facility of the patient is exempted up to the RBI ceiling. Stay facility of 1 patient and 1 caretaker is exempted up to RBI ceiling, and travel facility of 1 patient and 1 caretaker is exempted provided employee की gross total income excluding this perquisite does not exceed 2 lakh, 2 lakh per annum. तो यदि एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम इस परक्विजिट को छोड़ के यदि 2 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है तो फिर ट्रैवल फैसिलिटी विल बी टैक्सेबल, लेकिन ट्रीटमेंट और स्टे फैसिलिटी विल बी एक्सेप्टेड। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ट्रीटमेंट के लिए आप एम्प्लॉय को भी भेज सकते हो, एम्प्लॉय के रिलेटिव को भी भेज सकते हो। और एम्प्लॉय के रिलेटिव का यहां पे मतलब होता है एम्प्लॉय की स्पाउस, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर। स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट्स। अगली बात करें लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10(5). माय गॉड व्हाट अ परक्विजिट। यदि कंपनी आपको लीव ट्रेवल कंसेशन देती है, यानी छुट्टियों में घूमने के लिए भेजती है और इसलिए ट्रेवल का खर्चा बॉस बेयर करता है, तो इसको बोलते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन। और सेक्शन 10(5) में लीव ट्रेवल कंसेशन इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट फॉर 2 years इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। द रेलिवेंट ब्लॉक फॉर द रेलिवेंट ब्लॉक देखो इस तरह से चलता है, 18, 19, 20, 21 एक ब्लॉक है, 22, 23, 24, 25 एक ब्लॉक है। तो आप कौन से ब्लॉक में फॉल कर रहे हो आप देख लेना। इन 4 साल में 2 बार आपकी लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्टेड होगी। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, इफ द प्रीसीडिंग ब्लॉक रिमेन wholly or partly unavailed, then in the subsequent block in first year only 1 extra journey shall be allowed. अब लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी यदि आप लेते हो और घूमने के लिए इंडिया के बाहर जाते हो देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो लीव ट्रेवल फैसिलिटी लेने वाले को इंडिया में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ट्रेवल आप किसी भी मोड से कर सकते हो, एयर मोड, वाटर मोड या रेल रूट। यदि आप एयर मोड से जाते हो तो इकोनॉमी क्लास तक एग्जेम्प्टेड है, बिजनेस क्लास एग्जेम्प्टेड नहीं है। और यदि आप रेल क्लास से जाते हो तो आप किसी भी क्लास से जाओ, 2 tier, 3 tier, 1 tier, किसी से भी जाओ, एसी नॉन एसी सब जितना आपका एक्चुअल खर्चा हुआ उतना एग्जेम्प्टेड है। यदि आप किसी और रूट से जाते हो तो यहां से उस एरिया तक का जो डिस्टेंस है, वहां तक का जो रेल फेयर बनता है, उस डिस्टेंस के लिए जो फर्स्ट क्लास एसी का रेल फेयर बनता है उतना तक हम आपको एग्जाम कर सकते हैं। ट्रेवल में आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। फैमिली का मतलब वापस से वही हुआ, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर। परंतु यहाँ पे छोटी सी बात और है, ये चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ 2 अलाउड है और उसमें भी एक छोटा सा पेज है। यदि फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट बर्थ, यदि मल्टीपल बर्थ हो गई तो सेकेंड बर्थ इज नॉट अलाउड। और यदि फर्स्ट बर्थ सिंगल बर्थ हुई, सेकेंड बर्थ मल्टीपल बर्थ हुई, तो फिर सारे के सारे बच्चे अलाउड हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट बर्थ में हमारा एक ही नन्हा हुआ और सेकेंड बर्थ में हमारे जुड़वा नन्हे हो गए, तो हिसाब से 3 बच्चे हो गए, लेकिन ये सब के सब अलाउड हो जाएंगे। तो यदि बच्चों की एज ऐसी है 10 years, 8 years, 8 years, तो समझ जाना कि ये तीनों अलाउड है। और बच्चे की उम्र ऐसी है 10 years, 10 years, 8 years, तो समझ जाना ना ये 2 ही अलाउड होंगे, तीसरा अलाउड नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर। उसके बाद बात कर रहे हैं अपने प्रोविडेंट फंड की। एक पॉइंट आना तो चाहिए था, पता नहीं कहां रह गया, कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एन्यूशन फंड। तो 1.5 लाख तक का सुपर एन्यूशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्टेड और 1.5 लाख से ऊपर हो जाए तो दैट विल बी टैक्सेबल। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की।
ध्यान रखना भैया, हम लोग 49 पॉइंट नंबर या 50 नंबर पॉइंट पे है, बस अब हमारा फिनिश होने वाला है। मैंने आपको बोला था अब तक 56 पॉइंट कर लो, आपका सैलरी पूरा हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड में हम लोग आ गए। तो प्रोविडेंट फंड देखो भैया 4 तरह के होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन 3 फंड में होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो किसी का भी हो सकता है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नॉर्मली जवाई राजा की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉन टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी इज नॉन टैक्सेबल। सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे नॉट टैक्सेबल। पीपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो कोई सैलरी नहीं है, उसका तो अपना खुद का पैसा है, इसलिए टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल की बात ही नहीं आ रही है। बातें आ रही है कि क्या एटीसी का डिडक्शंस मिलेगा। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करे तो एटीसी का डिडक्शंस मिलता है। आरपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करे तो एटीसी का डिडक्शंस मिलता है। और यूआरपीएफ में एम्प्लॉय यदि कंट्रीब्यूशन करे तो एटीसी का डिडक्शंस नहीं मिलता, और पीपीएफ में कोई भी एसएससी कंट्रीब्यूशन करे तो एटीसी का डिडक्शंस मिलता है। इंटरेस्ट, एसपीएफ में इंटरेस्ट की जो भी रेट हो नॉन टैक्सेबल। आरपीएफ में इंटरेस्ट 9.5% पर एनम तक एग्जम्प्टेड, और यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का इंटरेस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज नॉन टैक्सेबल। पीपीएफ में ध्यान रखना बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, पीपीएफ में इंटरेस्ट इज नॉन टैक्सेबल। यदि प्रोविडेंट फंड से आपको लमसम मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी एसपीएफ से लमसम मिलता है तो नॉन टैक्सेबल। पीपीएफ से लमसम मिलता है तो नॉन टैक्सेबल। आरपीएफ से लमसम मिलता है तो भैया जनरली नॉट टैक्सेबल। जनरली मतलब यही है कि आप कम से कम 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस तक काम कर चुके हो। यदि आपने 5 कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस तक काम किया है, उसके बाद यदि आपको आरपीएफ से लंबा पैसा मिलता है, लमसम एक साथ मिलता है, तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। उन 5 सालों में भी यदि आप पहले छोड़ते हो बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ और बिकॉज ऑफ योर इनकैपेबिलिटी टू वर्क या बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय या बिकॉज ऑफ कंपनी क्लोजर, तो फिर 5 साल के पहले भी छोड़ दिया तब भी नॉन टैक्सेबल। अच्छा, कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ 5 साल तक काम करना पड़ेगा। सपोज आपने एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया 3 साल, उसके बाद आप उसे छोड़ रहे हो किसी कारण से और आप दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर रहे हो और पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं करके पुराने ओल्ड एम्प्लॉयर से पीएफ का पैसा न्यू एम्प्लॉयर के पीएफ में आप डायरेक्ट ट्रांसफर करवा दे रहे हो, विड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो फिर पीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, 3 साल जॉब करने के बाद आपने जॉब अब छोड़ दिया और बिजनेस में आ गए और पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लिया, देन आरपीएफ से जो लमसम मिला दैट शैल बी टैक्सेबल। यूआरपीएफ से लमसम जो मिला दैट इज शैल बी टैक्सेबल। और ये दोनों टैक्सेबल कैसे होंगे ये समझिए आप। तो जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस प्रोविडेंट फंड में दैट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। एम्प्लॉय का जितना भी कंट्रीब्यूशन है दैट शैल नॉट बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो भी है दैट शैल बी टैक्सेबल एज सैलरी। एंड एम्प्लॉय का जो पोर्शन है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, दैट शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप आप समझते जा रहे हो, आप बहुत तेज बच्चे हो। ट्रांसफर्ड बैलेंस, आपको पता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो है जिसे हमारे कमिश्नर साहब ने अभी तक, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया है। जैसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसे रिकॉग्निशन दे देंगे वो यूआरपीएफ आरपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूआरपीएफ यदि आरपीएफ में कन्वर्ट होता है तो वर्चुअली यूआरपीएफ का बैलेंस आरपीएफ में चला जाता है। तो यूआरपीएफ का बैलेंस जब आरपीएफ में जाता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये ट्रांसफर्ड बैलेंस टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट कि यदि ये शुरू से फंड आरपीएफ रहा होता तो कितना अमाउंट मेरा टैक्सेबल हुआ होता, उतना अमाउंट अब टैक्सेबल होगा व्हेन द यूआरपीएफ कन्वर्टेड इनटू आरपीएफ। याद है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्यूएशन फंड 1.5 लाख तक एग्जम्प्टेड है। उसके बाद सेक्शन 16 के डिडक्शंस, जिसमें 16(1) आता है, 16(2) आता है, 16(3) आता है। 16(2) मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ बता दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो उसको मिनिमम ऑफ द 3 का डिडक्शंस मिलता है। एक्चुअल अलाउंस ऑफ 5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी।
इसका सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए तक का फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो आपकी ग्रॉस सैलरी ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स लिए 16(3) में डिडक्शन है। जितना भी पी टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पे होता है, चाहे वो पेमेंट एम्प्लॉयर करे या एम्प्लॉई करे, दैट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। यदि एम्प्लॉई प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो 16(3) में डिडक्शन मिल जाता है। एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो ऊपर परक्विजिट में पहले ऐड होता है और नीचे 16(3) में फिर लेस हो जाता है। लम सम रिसीव फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जो भी है ये, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन करता है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एज परक्विजिट। तो लम सम जब इस एनपीएस से मिलता है तो डेथ के कारण यदि लम सम मिले तो दैट शैल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। ऑन रिटायरमेंट यदि लम सम मिले, नॉट डेथ, तो फिर शैल बी एग्जम्प्टेड अप टू 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेएबल टू हिम। तो 60% तो आपको एग्जम्प्ट ही हो जाएगा और 40% भी आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा यदि लम सम अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनपीएस if utilized for purchasing an annuity plan in the same previous year, then amounts are received to the extent so utilized shall be exempted. इस एनपीएफ से जब आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी तो द पेंशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। पेंशन शैल बी टैक्सेबल। और रिटायरमेंट का वेट करने के पहले एनपीएस से आपने जॉब के ड्यूरेशन में बीच में कुछ पैसे निकाले तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइडेड आप ये जो पैसे विड्रॉ कर रहे हो एज पर द स्कीम विड्रॉ कर रहे हो। ये 7.5 लाख वाला पॉइंट आपने पहले भी सुना होगा कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड और एनपीएस, इन तीनों में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के यदि 7.5 लाख से ऊपर हो जाए तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल एज परक्विजिट। इस रिगार्ड में इंटरेस्ट की बातें भी ध्यान रखिएगा, ये इन दिनों में वाइटल हुआ है कि एग्जम्पशन इन रिलेशन टू इंटरेस्ट is not applicable to interest accruing during the previous year in an employee's RPF statutory provident fund to the extent it relates to the amount given below. Interest on employee's contribution in excess of 2,50,000 per annum. If the contribution by the employee is in the provident fund in which employer also gives its contribution, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तब तो ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किसी ऐसे फंड में जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, वहां पे 5 लाख तक का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन साल का है तो उस पर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, उसके बाद इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी का वेरियस मीनिंग दिया हुआ है, अलग अलग जगह सैलरी का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अब हम लोग आ रहे हैं, सिंस आपने 57 मिनट्स में लेस देन 1 आवर में पूरा सैलरी रिवाइंड कर लिया, इसलिए आपको अप्रेजल के तौर पे मैं पूरा परक्विजिट का गाना सुनाता हूं और वो आपको याद भी हो जाएगा। सैलरी में बच्चे डरते हैं तो परक्विजिट से ही डरते हैं, और परक्विजिट को आसान बनाने के लिए हमने एक सैलरी का परक्विजिट सॉन्ग बनाया जिसमें ऑलमोस्ट पूरी परक्विजिट कवर्ड है। ठीक है, शुरू करते हैं। धुन है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आर.डी. बर्मन साहब का गीत है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने और आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया है। ओरिजिनल गाना मैं भूल चुका हूं क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में यही बजता है। स्टार्ट करता हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ ओरिजिनल गाना एक बार धुन सुनाने के लिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। आरएफए में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। गार्डनर है दिया अपना घर भी दिया तो फिर गार्डनर को दे देना तुम एग्जम्पशन। गिफ्ट इन काइंड 5,000 को छोड़ के टैक्स करो, सुपर एन्युएशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो। गिफ्ट इन काइंड 5,000 को छोड़ के टैक्स करो,
सुपर एन्युएशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो, होटल फैसिलिटी 24% सैलरी, पर 15 दिन का दे देना तुम एग्जम्पशन। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। एसेट यूज करने पे 10% ऑफ कॉस्ट करो, एसेट सेल में WDV कैलकुलेट करो, कंप्यूटर में 50, कार में 20, अदर में 10, WDV में से सेल प्रोसीड लेस करो, फ्री में खाना है दिया 50 रुपये का दिया, तो फिर खाने को तुम दे देना फिर एग्जम्पशन। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, मेडिकल 15, MIP एग्जेम्प्टेड, LIP को टैक्स करो, मेडिकल रिम्बर्समेंट पूरा टैक्स करो, खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैक्स करो, शॉप के शेयर मिले तो कंसेशन को टैक्स करो, फिर से मेडिकल रिम्बर्समेंट पूरा टैक्स करो, MIP एग्जेम्प्टेड, LIP को टैक्स करो, खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैक्स करो, शॉप के शेयर मिले तो कंसेशन को टैक्स करो, लीव ट्रेवल जो मिले फैमिली भी चले, तो फिर 2 बच्चों का दे देना तुम एग्जम्पशन। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, शॉप के शेयर मिले तो कंसेशन को टैक्स करो, इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 तक ना टैक्स करो, SBI की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मंथ एंड बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मेडिलोन है लिया, मेडिलोन मतलब स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन, मैंने बाजू में लिखा है CA ताकि आपको ध्यान रहे कि C मतलब कैंसर और A मतलब एड्स। 1 2 3 4 इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 तक ना टैक्स करो, SBI की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मंथ एंड बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मेडिलोन है लिया, इंश्योरेंस भी लिया, तो फिर इंश्योरेंस तक लोन होगा टैक्सेबल। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। आपने इस 4 पैरा के गाना को अभी सुना, और इस 4 पैरा में पूरा का पूरा सैलरी का परक्विजिट पार्ट कवर्ड हुआ है। ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। आई होप ये आपके वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे 4 मिनट के अंदर म्यूजिक के साथ आपको पूरा सैलरी अभी हमने कराया। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू, बाय बाय।